हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धनंजय चौहान और मैं आपको कवर करवा रहा हूँ क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 किनशिप, कास्ट एंड क्लास। इसी को हम हिंदी में कहते हैं बंधुत्व, जाति और वर्ग। ये आपकी क्लास 12th एमपी बोर्ड में 2 मार्क्स का आने वाला है। मैं आज की क्लास में आपको 2 मार्क्स के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाने की कोशिश करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर का फायदा, इस लेक्चर का फायदा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों ही उठा सकते हैं, क्योंकि मैं जो आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो हिंदी में भी है और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, सनातन धर्म में पुरुषार्थ कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। मतलब यहाँ पर बात हो रही है हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म को हम सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं और सनातन धर्म में कितने प्रकार के पुरुषार्थ का वर्णन है ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है, जो कि आपके 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो हम हमारा आंसर लिखते हैं कुछ इस प्रकार। सनातन धर्म में 4 प्रकार के पुरुषार्थ का वर्णन है। मतलब हिंदू धर्म में हमें 4 प्रकार का पुरुषार्थ दिखाई देता है। सबसे पहले आता है धर्म, फिर आता है अर्थ, फिर आता है काम और फिर आता है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ का हिंदू धर्म में वर्णन किया गया है, सनातन धर्म में वर्णन किया गया है। इन चारों के नाम यदि आप करेक्ट लिख के आएंगे सीक्वेंस से अपने एग्जाम में, तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोत्र शब्द से क्या आशय है। हिंदू धर्म में हम जब भी विवाह की बात करते हैं या मैरिजेस की बात करते हैं तो आपने नॉर्मली एक शब्द सुनने को आपको मिला होगा, गोत्र। तो आइए समझते हैं गोत्र शब्द का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हमारे उत्तर में, गोत्र शब्द आमतौर पर हिंदू संस्कृति से जुड़ा है, जो कि कबीले के बराबर है। अर्थात कबीला मतलब हम कह सकते हैं कि पुराने टाइम पे जो परिवार होते थे या फैमिली होती थी उसी को क्या कहते थे, कबीला भी कहते थे। ये व्यापक रूप से उन लोगों के लिए संदर्भित किया जाता है, मतलब इसका प्रयोग व्यापक रूप से उन लोगों के लिए किया जाता है जो एक समान पुरुष पूर्वजों में से किसी अखंड पुरुष वंश के वंशज है। मतलब हम कह सकते हैं कि जिनके पूर्वज जो है वो एक समान रहे हों, यानी कि हम मेल एंसेस्टर की बात करें या पुरुष पूर्वज की बात करें तो जो लोग आपस में एक ही पुरुष पूर्वज के हम कह सकते हैं वंशज होते हैं या फिर उनके ही आगे की जनरेशन होती है, पीढ़ियां होती हैं, जिनके पूर्वज एक जैसे होते हैं, वो समान गोत्र के माने जाते हैं। और हिंदू धर्म के अनुसार समान गोत्र में कभी भी विवाह नहीं होता है, क्योंकि उनके पूर्वज एक ही माने जाते हैं। इसी को हम इंग्लिश में लिखते हैं, द टर्म गोत्र इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द हिंदू कल्चर। गोत्र शब्द हिंदू कल्चर या हिंदू संस्कृति से संबंधित है। विच इज इक्विवेलेंट टू क्लैन, जिसका अर्थ होता है कुल या परिवार। इट्स ब्रॉडली रिफर्स टू पीपल हु आर डिसेंडेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि वह लोग इज एन अनब्रोकन मेल लाइन, जिनके हम कह सकते हैं पूर्वज जो है वो अनब्रोकन हो, मतलब एक ही पुरुष पूर्व के अपन बोल सकते हैं पूर्वज के माने जाते हैं। फ्रॉम अ कॉमन मेल एंसेस्टर, और उनके जो मेल एंसेस्टर हो मतलब जो पुरुष पूर्वज हो वो एक जैसे माने जाते हैं, उन्हीं को हम समान गोत्र का भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कवर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, महाभारत कालीन भारतीय समाज की कोई 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। तो इस पूरे चैप्टर में एक्चुअली हमने महाभारत का डिस्क्रिप्शन किया है, महाभारत को पढ़ा है और महाभारत की सहायता से हम प्राचीन समाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तो मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर समझा रहा हूं, क्योंकि अभी हमारे पास में इतना समय तो बचा नहीं है कि मैं आपको पूरा चैप्टर डबल से आपको एक्सप्लेन करूं। तो अभी मैं आपको कम से कम शब्दों में पूरा चैप्टर जो है इसका सारांश जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभारत के समय की यदि हम भारतीय समाज की बात करें तो इसकी 2 समस्याएं या फिर इसकी 2 प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी। इंग्लिश में हम इसको लिखते हैं, राइट एनी 2 प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी एसोसिएटेड विद महाभारत एज। महाभारत एज या महाभारत काल के समय की कोई 2 समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं 2 समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो हमने यहाँ पर हेडिंग लिखी है, महाभारत कालीन भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं या महाभारत एज की मेजर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी, उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे आती है पितृवंशता। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं पैट्रिलिनियल सिस्टम या पितृवंशता। इसका मतलब ये होता है कि पुराने समय में यदि हम बात करें, महाभारत के युग की बात करें, तो जो संपत्ति का अधिकार होता था वो पुत्र का होता था। पुत्रियों को संपत्ति से कोई भी शेयर नहीं दिया जाता था, डॉटर्स उसके लिए क्लेम नहीं कर सकती थी। किसी केस में यदि मान लीजिए पुत्र नहीं है या कोई सन प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में परिवार के किसी पुरुष व्यक्ति के ऊपर पुरुष व्यक्ति का संपत्ति के ऊपर अधिकार होता था। इसी को हम पैट्रिलिनियल सिस्टम कहते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नारी की हीन दशा। सेकंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है महाभारत कालीन समाज में नारी की हीन दशा थी, मतलब नारी को एक उपभोग की वस्तु समझा जाता था। जैसा हमें महाभारत में द्रौपदी का वर्णन देखने को मिलता है, उसमें द्रौपदी को जैसे सब जब हम कह सकते हैं पांडव सब कुछ जुए में हार जाते हैं तो अंत में जाके वो द्रौपदी को जुए के खेल में लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नारी की एक हीन दशा का भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में थर्ड यदि हम बात करें तो जाति प्रथा। तो आपको सभी को पता है, यदि हम एंशिएंट इंडियन सोसाइटी की बात करें या प्राचीन भारतीय समाज की बात करें तो उसमें हमें जाति प्रथा जो है वो देखने को मिलती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कवर हो चुका है, महाभारत कालीन समाज की कोई दो प्रमुख समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, जाति व्यवस्था के कोई दो दोष लिखिए। मतलब जो कास्ट सिस्टम होता है या जो जाति व्यवस्था होती है उसकी कोई दो समस्याएं कौन कौन सी है। तो यहाँ पे हम जाति व्यवस्था की यदि दोषों की बात करें तो सबसे पहले है दोषपूर्ण पैसे का निर्धारण। कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि कोई व्यक्ति क्षत्रिय है तो उसका काम होता है युद्ध वगैरह लड़ना, राज वगैरह करना। कोई ब्राह्मण है तो उनका काम होता है पढ़ना एवं पढ़ाना, वेदों का अध्ययन करना। कोई हम कह सकते हैं वैश्य तो उनका काम होता है व्यापार करना, खेती करना। कोई शूद्र है तो उनका काम होता है कि जो तीनों वर्ण के लोग काम नहीं कर सकते वो काम वो करेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो पैसे का निर्धारण होता है या जो काम का निर्धारण होता है वो दोषपूर्ण तरीके से होता है, मतलब व्यक्ति की इच्छा से नहीं होता है, उसे अपनी जाति के अनुसार काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो इसी को हम कहेंगे इंग्लिश में डिटर्मिनेशन ऑफ डिफेक्टिव प्रोफेशन। नेक्स्ट है सामाजिक भेदभाव। सामाजिक भेदभाव मतलब जाति प्रथा से क्या होता है, लोगों के मन में ऊंच नीच की भावना जो होती है वो जन्म लेती है, तो हम कहेंगे सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक एवं राजनीतिक अस्थिरता, इसी को हम कहेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जाति प्रथा से क्या होता है, सामाजिक अस्थिरता आती है, लोगों में समानता की भावना का अभाव होता है, एक कास्ट कॉन्फ्लिक्ट लोगों के मन में जन्म ले लेता है कि ये उच्च जाति का है और ये व्यक्ति निम्न जाति का है। तो ये आ जाएगा हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 4 है सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देना। यदि हम जाति प्रथा की बात करें तो इसमें सोशल इविल्स जैसे हम बात करते हैं, अनटचेबिलिटी होती है, छुआछूत की भावना होती है, इस प्रकार की सामाजिक हम कह सकते हैं कुरीतियों को भी बढ़ावा मिलता है। इसी को हम इंग्लिश में कहेंगे इट प्रमोट सोशल इविल्स। ये सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देता है जैसे लाइक अनटचेबिलिटी या फिर हम कह सकते हैं छुआछूत। तो ये हमने जाति प्रथा के दो दोष यहाँ पर पूछे थे हमसे, हमने 4 दोष बता दिए हैं 2 के बदले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्त्री धन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं भारतीय समाज में स्त्री धन शादी के समय महिला को उसके माता पिता द्वारा दी गई भौतिक संपत्ति होती है। मतलब आप सभी को पता है हमारे इंडियन सोसाइटी में जब भी मैरिज होती है तो जो अपन कह सकते हैं कि जो डॉटर्स के माता पिता होते हैं उनके द्वारा उनको जो भी गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं उनकी शादी के समय या मैरिज के समय, तो वही क्या कहलाता है, स्त्री धन कहलाता है। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं वुमन वेल्थ, या इसी को हम कहते हैं इंडियन सोसाइटी मतलब भारतीय समाज में मटेरियल एसेट्स गिवन टू अ वुमन बाय हर पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। किसी भी वुमन को उसकी मैरिज के समय मतलब उसकी शादी के समय जो भी भौतिक चीजें दान में उपहार के स्वरूप दी जाती है, गिफ्ट के स्वरूप दी जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्त्री धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है महाभारत की मूल कथा का संबंध किससे है। तो आपको सभी को पता है महाभारत की जो मूल कथा है वो कौरव और पांडवों के बीच में एक युद्ध था जो कि हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर हुआ था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका उत्तर महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जहाँ मुख्य कहानी एक परिवार की 2 शाखाओं के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब हम कह सकते हैं एक परिवार के 2 ग्रुप्स के बीच में घूमती है। एक तरफ तो होते हैं पांडव्स तो दूसरी तरफ कौन होते हैं, कौरव्स होते हैं, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए युद्ध करते हैं। कुरुक्षेत्र में हस्तिनापुर का जो सिंहासन था, थ्रोन था, उसके लिए महाभारत का युद्ध हुआ था। तो हम कहेंगे महाभारत इज एन एंशिएंट इंडियन एपिक, ये एक भारतीय महाकाव्य है वेयर द मेन स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द 2 ब्रांचेस ऑफ फैमिली, जिसमें हम कह सकते हैं इसकी मुख्य कथा जो होती है वो एक परिवार की 2 शाखाओं के आसपास रिवॉल्व करती है या घूमती है। वो इनका कुरुक्षेत्र और जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में बैटल फॉर द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए युद्ध करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी स्लाइड पे चेंज कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किस प्रकार से तैयार किया गया है। तो मैंने आपको जब ये चैप्टर डिटेल में पढ़ाया था
तब बताया था कि महाभारत हमारे यहाँ पर पहले सिंपल संस्कृत में गाके सुनाई जाती थी चैरियटल बार्ड्स के द्वारा, जो हम कह सकते हैं जो लोग घूमते रहते हैं उनके द्वारा गाकर सुनाई जाती है। इसके बाद में हमारे इतिहासकारों ने क्या करा, उनकी सबके महाभारत के अलग अलग जो वर्जन थे वो लिए और उनमें से कॉमन बातें अलग निकाल ली, जो सभी संस्करणों में या हम कह सकते हैं सभी वर्जन में हमें देखने को मिलती है, और उन सब से मिला के क्रिटिकल एडिशन तैयार किया गया, जिसी को हम समालोचनात्मक संस्करण कहते हैं। और ये सर्वमान्य इसलिए क्योंकि इस प्रकार की कहानी हमें भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर जगह दिखाई देती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण भारतीय संस्कृतविद वी.एस. सुधांकर ने तैयार किया। यह परियोजना सन 1919 में शुरू की गई, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्रित किए गए महाभारत के विभिन्न संस्करणों की क्या की गई, तुलना की गई और फिर 13,000 से अधिक पृष्ठ तैयार किए गए। और इस पूरे प्रोजेक्ट में कितने साल लग गए, तो 47 साल लग गए। तो फिर से समझ लेते हैं एक्चुअली होता क्या था। हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पे हम जाते थे, जैसे बंगाल में जाते हैं तो वहां पे अलग जगह हो जाती है, साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहां पे अलग कल्चर हो जाता है, अलग जगह अलग लैंग्वेज हो जाती है। तो हर जगह महाभारत गा के सुनाई जाती थी और स्टोरी जो थी, हम स्टोरी की यदि मैन्युस्क्रिप्ट की बात करें तो वो तो सेम थी, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिलता था। तो इतिहासकारों ने क्या करा, सब जगह के वर्जन को इकट्ठा किया और उसमें से कॉमन बातें निकाल ली जो सभी में उन्हें दिखाई दी, और इस प्रकार से उन्होंने क्रिटिकल एडिशन तैयार किया, जिसमें हम कह सकते हैं 1 लाख तो वर्सेस होती है, 13,000 से ज्यादा पेजेस होते हैं, और इस पूरे एडिशन को तैयार करने में हम कह सकते हैं 47 साल का समय लग जाता है। और ये प्रोजेक्ट किनके द्वारा कंप्लीट किया गया, तो ये प्रोजेक्ट वी.एस. सुधांकर के द्वारा कंप्लीट किया गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कवर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। कुल और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लैन। आप चाहे तो इंग्लिश में इसको कुल और जाति को लिख सकते हो, तो कुल को तो आप क्लैन लिख सकते हैं और कास्ट मतलब जाति लिख सकते हैं। तो आप सभी को पता है हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग प्रकार की जातियां होती है और एक जाति में कई प्रकार के क्लैन, कुल या परिवार आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कुल में लिखते हैं, एक ही जाति के लोगों का कुल या गोत्र अलग अलग हो सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति की एक ही जाति है तो उसका कुल या गोत्र जो है वो कैसा हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में कई परिवार आ जाते हैं और अलग अलग परिवारों को हम क्या कहते हैं, कुल कहते हैं, और उनके गोत्र भी अलग अलग आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक जाति के अंदर कई कुल या कई गोत्र आ जाते हैं। इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे द क्लैन और गोत्र ऑफ द पीपल ऑफ द सेम कास्ट कैन बी डिफरेंट। एक ही जाति के अंदर कई कुल और कई गोत्र अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। सेकंड, हम जाति की यदि बात करें, जाति यह बताती है कि प्राचीन वर्ण व्यवस्था में कौन सा स्थान मिला है। मतलब जाति की सहायता से हम समझ सकते हैं कि जो एंशिएंट हमारा वर्ण सिस्टम था उसमें कौन सी प्लेस मिली हुई थी। ब्राह्मण्स में आते हैं, क्षत्रिय में आते हैं, वैश्य में आते हैं या शूद्र में आते हैं। तो ये जो कास्ट हायरार्की है, वर्ण व्यवस्था के अंदर कौन सा स्थान मिला हुआ है, ये हमें जाति से पता चलता है। सेकंड, हम बात करें कुल या परिवार का संबंध गोत्र से है। कुल का या परिवार का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, गोत्र होता है। और गोत्र क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, जिन लोगों के कॉमन मेल एंसेस्टर होते हैं या फिर हम कह सकते हैं एक ही पुरुष पूर्वज होते हैं, उनको एक ही गोत्र का माना जाता है। तो कुल या परिवार का संबंध गोत्र से है जिनके एक ही पूर्वज रहे हो। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं द क्लैन और फैमिली इज रिलेटेड टू द गोत्र। क्लैन और फैमिली का जो रिलेशन है वो गोत्र से है। विच हैव द सेम एंसेस्टर, जिनके एक ही पूर्वज रहे हो। मतलब एक ही पूर्वजों की संतानें आपस में क्या कहलाती है, तो हम कह सकते हैं वो रिलेटिव कहलाते हैं और उनका गोत्र भी कैसा होता है, एक होता है। इधर की साइड यदि हम जाति की बात करें तो जाति के अंतर्गत समान स्तर वाले कई गोत्र आ जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं एक ही जाति में कई प्रकार के गोत्र आ सकते हैं। मान लीजिए कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के अंदर कई प्रकार के गोत्र आ जाएंगे। कोई राजपूत है तो राजपूत के अंदर कई प्रकार के गोत्र आ जाएंगे और इन गोत्रों में आपस में वैवाहिक संबंध हो सकते हैं। तो ये हमारी काय की पॉइंट आ जाएगा, जाति का पॉइंट आ जाएगा। इसी को हम इंग्लिश में लिखते हैं मैनी गोत्राज ऑफ द इक्वल स्टेटस कम अंडर द कास्ट। एक कास्ट के अंदर कई प्रकार के गोत्र आ जाते हैं। इन विच मैट्रिमोनियल रिलेशन कैन बी डन, जिनके मध्य क्या हो सकते हैं, वैवाहिक संबंध हो सकते हैं। तो ये हमारा क्लैन और कास्ट में डिफरेंस जो है हमारा क्लियर हो चुका है और टोटल में आपको 8 क्वेश्चन जो है वो समझा चुका हूं। तो इन 8 क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इनको अच्छे से कंठस्थ याद कर लीजिए, लिख के देख लीजिए
और ये इस चैप्टर के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी विमर्श क्वेश्चन बैंक जो एमपी बोर्ड के द्वारा जारी की गई है उसमें भी दे रखे हैं, और इसके साथ साथ एमपी बोर्ड का जो बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है उसमें भी इसमें से क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर लीजिए। और भी कोई आपको यदि समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर मेरी ईमेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं, जो कि आपको पीछे दिखाई दे रही होगी। थैंक यू, और मैं जल्दी आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर के साथ में आऊंगा। थैंक यू।